भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके पास खड़ा था वो आदमी जिसने कैलाश के सर पर पीछे से वार किया था। दिखने में यह आदमी कैलाश की उम्र का ही था और उसके शरीर की बनावट कैलाश से काफी बड़ी और मजबूत थी। दोनों को देखकर ही बताया जा सकता था कि कैलाश उस आदमी के सामने काफी कमजोर था। कैलाश पर हमला करने वाले आदमी का नाम है तक्षय। गठीली, फौजियों जैसी दिखने वाली पर्सनैलिटी और उसके चेहरे की गंभीर आकृति तक्षय को एक खतरनाक दिखने वाला इंसान बना रहे थे। वो बहुत ही सीरियस होके शिथिल पड़े कैलाश को देख रहा था। तक्षय अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा के अपनी नजरें ऊपर करता है। उसकी नजर को फॉलो करते हुए 3-4 आदमी उसकी कार से बाहर दौड़ते हुए आते हैं और कैलाश की बॉडी को उठाकर फौरन एसयूवी के अंदर डाल देते हैं। जिस जगह यह इंसिडेंट हुआ वहां आसपास कोई भी नहीं था, इसीलिए किसी ने कुछ भी नहीं देखा था। वीरान सी दिख रही रोड और दिन में भी बादलों से ढका सारा इलाका ढलती शाम जैसा एहसास दे रहा था। पूरे इलाके में सन्नाटा सा छाया हुआ था और वहां सिर्फ तेज खुश्क हवाओं के चलने की आवाज ही सुनाई पड़ रही थी। जैसे ही तक्षय के आदमी कैलाश को एसयूवी में डालते हैं, तक्षय भी वापस उसी गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद वो गाड़ी बहुत तेजी से वहां से निकल जाती है। गाड़ी की तेज रफ्तार की वजह से वहां धूल का गुब्बारा उठता है और कुछ देर के लिए तो गाड़ी को देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। जब तक धूल साफ होती है तब तक तक्षय की एसयूवी बहुत दूर निकल चुकी होती है। थोड़ी ही देर में वहां सब शांत हो जाता है। इस बीच वहां दबी आवाज में किसी के कुछ बोलने की आवाज सुनाई देती है। कैलाश का मोबाइल वहीं जमीन पे छूट गया था और कैलाश का नीरा को लगाया हुआ कॉल अभी तक कनेक्टेड था। वो धीमी सी आवाज उस फोन से आ रही थी और वो आवाज नीरा की थी। कैलाश, हेलो कैलाश, सब ठीक तो है? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो कैलाश। पर कैलाश तो अब तक्षय की तेज भागती हुई गाड़ी में बेहोश पड़ा था। तक्षय मुड़कर कैलाश की तरफ देखते हुए अपने ड्राइवर से कहता है, ब्रिज की तरफ चल। ड्राइवर तक्षय की बात सुनते ही गाड़ी का गियर चेंज करते हुए स्पीड और बढ़ा देता है। रोड खराब होने की वजह से कैलाश की बॉडी काफी हिल रही थी, पर शायद उसकी चोट इतनी गहरी थी कि वो अभी भी बेसुध सा पड़ा हुआ था। 2.5 साल पहले कैलाश और नीरा एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। उस दौरान दोनों की उम्र लगभग 18-19 साल की रही होगी। वैसे तो नीरा और कैलाश एक दूसरे को बचपन से जानते थे, पर अब शायद उनकी दोस्ती का रिश्ता एक नया मोड़ ले रहा था। पर आज का दिन कुछ उदासी भरा था और कैलाश का मूड खराब था। नीरा उसे समझाते हुए कहती है, कम ऑन कैलाश, वो तुम्हारे डैड हैं। उन्होंने अगर तुमसे कुछ कह दिया तो इतना बुरा मत मानो। तुम भी जानते हो वो जो भी कहते हैं उसमें किसी और की नहीं, तुम्हारी ही भलाई होती है। कैलाश की नजर नीचे टेबल पर थी। नीरा की बातें तो वो सुन रहा था, पर मन खराब होने की वजह से वो नीरा की तरफ देखना नहीं चाहता था और वो यह भी समझता था कि नीरा की बात गलत नहीं है। कोई भी पिता अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचेगा। इसमें कैलाश के पिता दक्ष अलग नहीं है। उन्होंने भी कैलाश से उम्मीदें बांध रखी थी, लेकिन कैलाश उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा था। कैलाश को इस बात का काफी दुख था। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रिजल्ट्स पर उसकी मेहनत का कोई असर नहीं दिख रहा था। यही बात थी जो कैलाश को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। शांत बैठे कैलाश को देख के नीरा टेंशन में आकर कहती है, कैलाश, ऐसे चुप रहने से क्या होगा? कुछ तो बोलो। कैलाश नीरा को देखते हुए कहता है, मैं कुछ भी कर लूं नीरा, डैड को खुश कर पाना शायद मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने ही मुझसे काफी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं, पर साफ दिख रहा है इट्स बियॉन्ड मी। मैं उन्हें खुश नहीं कर पाऊंगा। इस पर नीरा कहती है, तुम कोशिश तो कर रहे हो ना? एक दिन
तुम सफल जरूर होगे, यू विल बिकम लाइक योर फादर। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम उनसे भी बेहतर बनोगे। कैलाश जानता था कि यह नीरा नहीं, उसका कैलाश के लिए प्यार बोल रहा था। नीरा की बातें कैलाश की लाइफ में सच बन के आए या ना आए, पर वो एक मीठी सी स्माइल बन के उसके चेहरे पर दिखने लगती है। कैलाश नीरा से कहता है, तुम मुझे हारने नहीं दोगी, नेवर। कैलाश की बात का जवाब देते हुए नीरा हंसकर आगे कहती है, तुम मुझे बचपन से जानते हो कैलाश, मेरा तुम पर विश्वास ना कभी कम हुआ था और ना आगे होगा। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना है। यह काम थोड़ा मुश्किल है, मुझे तो तुम नॉर्मली रहने दो। मुझसे वो सब कुछ नहीं हो सकता जो डैड मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये सुनकर नीरा कहती है, देखते हैं, बट आई डोंट माइंड, मुझे तुम नॉर्मली अच्छे लगते हो। नीरा ने अनजाने में ही ऐसा कुछ कह दिया था जो शायद वो सोच समझ कर नहीं कह पाती। नीरा को भी एहसास होता है कि उसने कैलाश से कुछ अनएक्सपेक्टेड सी बात कह दी थी। कैलाश नीरा को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर कैलाश धीरे से अपना हाथ नीरा के हाथ की तरफ बढ़ाता है और नीरा की उंगलियों को अपनी उंगलियों से छूता है। नीरा ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर भी वो कैलाश से नजरें मिलाए रखती है। अब नीरा का हाथ कैलाश के हाथों में था। तभी कैलाश इमोशनल होकर नीरा से कहता है, नीरा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर अगर मैं फेल होता हूं तो तुम मेरा साथ कभी छोड़ोगी तो नहीं? नहीं छोड़ूंगी। आई विल ऑलवेज बी विथ यू कैलाश। नीरा बिना किसी सेकंड थॉट के कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती है। कैलाश को यह सुन के दिल में खुशी होती है। फिर अचानक कैलाश को कुछ याद आ जाता है। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया, डैड आज तो मुझे मार ही डालेंगे। ही आस्क्ड मी टू गेट समथिंग। चलो मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। ये सुनकर नीरा कहती है, अरे पर तुमने तो अपनी कॉफी पी ही नहीं। कैलाश अब तक ठंडी हो चुकी कॉफी को उठा के एक बार में सारा मग खाली कर देता है और बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। नीरा कैलाश को देखती ही रह जाती है। भागता हुआ कैलाश बस स्टॉप पर पहुंचता है और उसी वक्त एक बस वहां आके रुकती है। कैलाश बस में चढ़ जाता है और बस सिटी मार्केट की तरफ बढ़ जाती है। कैलाश एक खाली सीट पर जाके बैठता है और अपनी जेब टटोलता है। उसे अपने डैड की दी हुई सामान की लिस्ट चाहिए थी, लेकिन कैलाश को वो लिस्ट नहीं मिलती। उसे याद आता है कि वो लिस्ट उसने अपने वॉलेट में रख दी थी। कैलाश अपने ट्राउजर्स की पीछे वाली पॉकेट चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि उसका वॉलेट मिसिंग है। उधर रेस्टोरेंट में बैठी नीरा ने अपनी कॉफी फिनिश की ही थी कि तभी उसकी नजर नीचे गिरी किसी चीज पर पड़ी। नीरा ध्यान से देखती है तो वो जमीन पर पड़े कैलाश के वॉलेट को पहचान लेती है। नीरा वॉलेट उठाकर जैसे ही बाहर की ओर जाने को मुड़ती है, उसे रास्ता रोके तक्षय अपने सामने खड़ा मिलता है। तक्षय की आंखें किसी स्कैनर की तरह नीरा को स्कैन कर रही थी। उसे देखकर कोई भी उसकी नीयत का अंदाजा लगा सकता था। नीरा भी तक्षय को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने बेरुखी से कहा, तक्षय, रास्ते से हटो। लेकिन तक्षय टस से मस नहीं होता है और अपनी नजरें नीरा पर ही गड़ाए रखता है। जब नीरा देखती है कि उसकी कही बात से तक्षय को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, तो नीरा बिना कुछ बोले आगे बढ़ती है और तक्षय के साइड से निकलने की कोशिश करती है। पर तक्षय फिर से उसका रास्ता रोक लेता है और नीरा से कहता है, नीरा, मुझसे बच के कहाँ जाओगी? जहां भी जाओगी तुम्हें ये तक्षय वहीं मिलेगा। अकेले कॉफी पी रही थी, मुझे बुला लिया होता। ऐसा कहते हुए तक्षय नीरा के पास आने लगा। नीरा डर जाती है और धीमी आवाज में कहती है, तक्षय, प्लीज लेट मी गो, आई हैव सम वर्क। ऑफ कोर्स यू हैव सम वर्क। क्या काम दिया है तुम्हें तुम्हारे मालिक दक्ष ने? तक्षय टॉन्ट मारते हुए नीरा से कहता है। तो नीरा कहती है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नीरा तक्षय को धक्का देते हुए
आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर तक्षय को नीरा की कही बात चुभ जाती है और वो नीरा का हाथ पकड़ लेता है। तुम अपना टाइम उस कैलाश के साथ बर्बाद कर रही हो नीरा। उसका कोई फ्यूचर नहीं है। दक्ष के साथ उसकी सारी विरासत खत्म हो जाएगी और फिर यहाँ हमारी फैमिली का ही राज होगा। अगर अभी से तुम मेरे साथ आ जाओगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। नीरा उसे वार्न करते हुए कहती है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी के अभी मेरा हाथ छोड़ दो, वरना क्या कर लोगी? कैलाश से कह दोगी? ऐसा कहकर तक्षय अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है और नीरा को अपनी ओर खींचने लगता है। नीरा झटके से अपना हाथ छुड़ाती है और तक्षय को एक जोर का पंच मारती है। सरप्राइजिंगली नीरा का पंच बहुत पावरफुल था, जिसके लगने से तक्षय कुछ कदम पीछे हो जाता है। तक्षय फौरन अपने आप को संभाल कर कहता है, नॉट बैड, तुमने गलत फैसला लिया है नीरा, इसका पछतावा तुम्हें भी होगा। ऐसा कहकर तक्षय नीरा पर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से कैलाश की आवाज सुनाई देती है, हिम्मत है तो नीरा से नहीं, मुझसे लड़के दिखा तक्षय। तक्षय वहीं रुक जाता है। घबराई हुई नीरा भी कैलाश को देख लेती है। कैलाश गुस्से से लाल हो चुका था। तक्षय कैलाश को देखता है और फिर नीरा से कहता है, अब देखना मैं इस कैलाश का क्या हाल करता हूं। डोंट क्लोज योर आईज। ऐसा कहकर तक्षय कैलाश पर अटैक कर देता है। दोनों आपस में टकराते हैं, लेकिन कैलाश की ताकत तक्षय जैसे पहाड़ के सामने किसी तेज हवा जैसी थी। चाहे हवा कितनी भी तेज चले, पर पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और कुछ ही समय में ये साबित हो जाता है। तक्षय की ताकत के सामने कैलाश बेबस हो जाता है। कैलाश पूरी कोशिश करता है कि वो तक्षय को चोट पहुंचा सके, पर ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाता। पर तक्षय की मार कैलाश की बॉडी पर बारिश की तरह पड़ती है और थोड़ी ही देर में कैलाश को जमींदोज करके तक्षय अपना पैर उसकी छाती पर रख देता है। यह देखकर अब नीरा से रहा नहीं जाता और नीरा तक्षय पर अटैक कर देती है, पर इससे पहले कि उसका पंच तक्षय तक पहुंच पाए, तक्षय नीरा को डॉज करता हुआ उसके पेट पर अपने घुटने से वार कर देता है। दर्द से नीरा की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने पीछे पड़ी एक मेज से जाके जोर से टकराती है। ये देखकर कैलाश चीख उठता है, नीरा! और तभी कैलाश को एहसास होता है कि वो उस रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि उसी ऊंचे से ट्रेन के ब्रिज पर है। तक्षय और उसके साथी उसे घेरे खड़े होते हैं। तभी तक्षय कहता है, मरने के वक्त भी तुझे नीरा ही याद आ रही है। कुछ देर के लिए कैलाश समझ नहीं पाता कि असल में हुआ क्या। फिर उसे अपने सिर पे लगी चोट याद आती है, क्योंकि उसे अभी भी दर्द हो रहा था। जब कैलाश नजरें घुमाकर देखता है तो वो अपने आप को ब्रिज के एज के बेहद करीब पाता है। जरा सी गलती और वो सैकड़ों मीटर नीचे अंधी खाई में गिर सकता था। कैलाश लड़खड़ाता हुआ जैसे तैसे खड़ा होता है। वो सभी इस वक्त ब्रिज के बीचों बीच खड़े थे। कोहरे और बादलों की वजह से ब्रिज के दोनों एंड्स दिख नहीं रहे थे। कैलाश के साथ क्या होने वाला था उसे अंदाजा ही नहीं था। ऐसी क्या दुश्मनी थी तक्षय की कैलाश से जो वो उसकी जान लेने पर उतारू था। क्या ये मामला सिर्फ नीरा तक ही सीमित था या फिर इस नफरत की वजह और भी गहरी थी? कैलाश की रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। कैलाश का फोन अभी भी उसी जगह पड़ा हुआ था। उस पर दोबारा नीरा का कॉल आता है, पर कॉल लेने वाला कैलाश तो कहीं और था। इधर नीरा सोच में पड़ जाती है कि कैलाश को तो उसने कुछ ही देर पहले ड्रॉप किया था, फिर उसने दोबारा उसे कॉल क्यों किया? नीरा को ऐसा लगता है कि शायद कैलाश ने गलती से उसे कॉल कर दिया होगा और वो अभी अपने घर पर आराम कर रहा होगा, या फिर शायद वो सर यानी अपने पिता दक्ष के साथ होगा।
ये सोचकर नीरा वापस अपने काम में ध्यान लगाने वाली थी कि तभी उसका फोन रिंग होता है। ये सोचकर कि कैलाश ने ही उसे वापस फोन किया होगा, नीरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो फौरन अपने फोन की तरफ देखती है, पर असल में ये कॉल कैलाश का नहीं, उसके पिता दक्ष का होता है। ऐसा कम ही होता है कि दक्ष नीरा को कॉल करे, इसलिए नीरा सोच में पड़ जाती है। दक्ष का फोन आना ही अपने आप में कुछ जरूरी बात की तरफ इशारा कर रहा था। नीरा बिना समय गवाए कॉल रिसीव करके कहती है, प्रणाम गुरुदेव। दूसरी तरफ से नीरा को एक भारी सी आवाज सुनाई देती है, प्रणाम बेटा, तुम कहाँ हो और कैलाश अभी तक घर नहीं पहुंचा? क्या तुम दोनों साथ ही हो? नीरा को दक्ष की बात सुनकर हैरत होती है। वो अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहती है, नहीं गुरुजी, कैलाश को तो मैंने कब का घर के बड़े दरवाजे के पास ड्रॉप कर दिया था। अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था, पर मैंने तो उसे नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ, शायद वो आ गया हो और थका हो, इसलिए सीधा अपने कमरे में चला गया होगा। अब मैं रखता हूँ नीरा। ऐसा कहते ही दक्ष कॉल कट कर देता है और उसकी कई बातें नीरा के माथे पर चिंता की लकीरें छोड़ जाती है। नीरा जानती थी कि कैलाश की लोकेशन हमेशा उसे या फिर दक्ष को मालूम रहती थी, पर आज ऐसा नहीं था और वो फौरन कैलाश को कॉल लगाती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। चिंता में डूबी नीरा धीमी आवाज में खुद से कहती है, कहाँ हो कैलाश? इधर कैलाश के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का लगता है और कैलाश कुछ देर हवा में उड़ता हुआ दूर जाके जमीन पर गिरता है। कैलाश का हाल बहुत ही खराब है। उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान थे और उन चोटों से लगातार खून बह रहा था। कैलाश का चेहरा भी खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। तक्षय ने अब तक बेचारे कैलाश को अधमरा सा कर दिया था, पर यह काम तक्षय ने नहीं, उसके साथियों ने किया था। तक्षय तो पास ही खड़ा इस क्रूर दृश्य को निहारते हुए बस मजे ले रहा था। कैलाश इस अधमरी हालत में भी अपने आप को दोबारा खड़ा करने में कामयाब होता है। उसे ऐसा करते देख तक्षय के साथी थोड़ी हैरत में थे। अगर कैलाश की जगह कोई और होता तो कब का मर चुका होता, लेकिन कैलाश था कि दोबारा अपने पैरों पर खड़े होकर फाइटिंग पोजीशन में उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार था। तक्षय के कुछ आदमियों के हाथों में धारदार हथियार भी थे और कैलाश को देखकर ही साफ था कि उन वेपन्स का इस्तेमाल कैलाश पर किया जा चुका है। पर शेर दिल कैलाश अभी भी इस लड़ाई में डटा हुआ था जो तक्षय ने जबरन उस पर थोपी थी। तभी एक आदमी हथियार के साथ आगे बढ़ता है। उसके हाथों में एक भारी भरकम लकड़ी का डंडा था जिसके चारों तरफ कीलें लगी हुई थी। डगमगाता हुआ कैलाश उस आदमी से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो आदमी कैलाश पर उस कीलों वाले हथियार से अटैक करता है, तभी कैलाश डॉज करके रोल करता हुआ उस आदमी के दूसरी तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी का वार हवा में ही जाया चला जाता है। वहीं कैलाश घूमता हुआ उस आदमी के सिर पर अपनी कोहनी से मारता है। चोट लगते ही उस आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ाता हुआ ब्रिज के एज की तरफ जाने लगता है। कैलाश सोचता है कि अगर कुछ ना किया गया तो वो उस अंधी खाई में गिर जाएगा। कैलाश उस आदमी के सबसे करीब था। वो तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ता है ताकि उसका हाथ पकड़ सके, लेकिन जब तक कैलाश ऐसा कर पाता उस आदमी का पैर फिसल चुका था। तक्षय के साथ उसके साथी भी दौड़ पड़ते हैं, पर किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने साथी को बचा सके। पूरे इलाके में दूर दूर तक उस आदमी की चीख सुनाई पड़ रही थी। तक्षय गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने कभी सोचा नहीं था कि कैलाश उसके किसी आदमी की जान लेना तो दूर, उन्हें कोई खरोंच भी पहुंचा सकता था, पर उसके एक आदमी की जान जा चुकी थी जिसकी चीख अभी भी सुनाई पड़ रही थी। इससे पता लगाना मुश्किल नहीं था कि उस जगह को अंधी खाई क्यों कहा जाता था। गुस्से में सब के सब एक साथ कैलाश के ऊपर टूट पड़ते हैं।
और कैलाश को देख के ऐसा लगने लगता था कि उसके पास अब गिनी चुनी सांसें ही रह गई हैं। तक्षय कैलाश को उसकी कॉलर पकड़ के खड़ा रखता है। कैलाश की खून से सनी आंखें बंद हो रही थी। तक्षय दांत पीसते हुए कैलाश से कहता है, तेरी मौत के बाद तक्ष की सारी विरासत मेरे परिवार के पास, यानी मेरे पास होगी, और उसके साथ नीरा भी। ऐसा कहकर तक्षय अपना एक हाथ पीछे करके मुट्ठी बांधता है। यह देखकर उसके साथी खुद को बचाते हुए कई कदम पीछे हो जाते हैं, और तभी बिजली की रफ्तार से तक्षय कैलाश के पेट में पंच मारता है। उस पंच के असर से चारों दिशाओं में तेज हवा का झोंका फैल जाता है और एक अजीब सी गर्जन सुनाई पड़ती है। कैलाश हवा में उड़ता हुआ ब्रिज के नीचे खाई की तरफ गिरने लगता है। तक्षय और उसके साथी एज पर आकर उसे गिरता हुआ देखने लगते हैं। तभी कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ एक तेज ट्रेन धड़धड़ाती हुई वहां से गुजरती है। थोड़ी देर में कैलाश सबकी नजरों से दूर हो चुका होता है, जो उस अंधी खाई में गिर चुका था, जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया था। तक्षय के चेहरे पर शैतानी मुस्कान दिखाई देती है। ट्रेन के गुजरने के बाद तक्षय और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। आज तक्षय का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, जिसकी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी, वो मर चुका था। अब तक्षय को वो सब पाने में कोई नहीं रोक सकता जिसका वो अपने आप को हकदार समझता है। अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जा चुका था। उधर कैलाश का मोबाइल रोड पर ही पड़ा हुआ था। तभी एक स्कूटर उसके पास से गुजरकर आगे निकल जाता है, और फिर थोड़ी देर में वो स्कूटर रुक जाता है। उस स्कूटर से कोई उतरता है और वापस भागते हुए उस मोबाइल के पास आता है। ये कोई और नहीं बल्कि नीरा थी। नीरा कैलाश का मोबाइल उठा लेती है और चेक करती है। कैलाश का मोबाइल घर के पास सुनसान सी रोड पर गिरा पड़ा था। नीरा खड़े होकर इधर उधर देखती है। उसे कैलाश कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब नीरा की टेंशन बढ़ गई थी। वो जोर से कैलाश को आवाज लगाती है, कैलाश, कैलाश। जब नीरा को कोई जवाब नहीं मिलता तो नीरा 2 गुनी स्पीड से स्कूटर की तरफ भागती है और उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ जाती है। नीरा उसी बड़े दरवाजे के सामने पहुंचती है। दरवाजा खुलता है और नीरा तेजी से अंदर बढ़ जाती है। जब नीरा अपने स्कूटर को जोर से ब्रेक लगाती है, तब उसके सामने एक बहुत ही विशालकाय हवेली नुमा बिल्डिंग दिखाई देती है। नीरा भागती हुई उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। लंबे लंबे कॉरिडोर से होते हुए नीरा घर के एक बड़े से दरवाजे से सीधा अंदर चली जाती है। नीरा के सामने दक्ष किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच कुछ लोगों के साथ बैठा मिलता है। सबका ध्यान नीरा की तरफ चला जाता है। नीरा को ऐसे भागते हुए आता देखकर दक्ष अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और पूछता है, नीरा, कहां से आ रही हो? और कैलाश? यहाँ वो कहीं भी नहीं मिला। लोगों ने बताया कि गेट के अंदर आते ही कैलाश वापस बाहर की तरफ भागता हुआ देखा गया था। तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? दक्ष अपने इकलौते बेटे की गुमशुदगी से काफी चिंता में था। वहीं नीरा के चेहरे के भाव देखकर उसे कुछ बुरे होने का अंदेशा होने लगा था। नीरा घबराकर अपने बैग से कैलाश का मोबाइल निकालते हुए कहती है, गुरुजी, ये कैलाश का मोबाइल मुझे पास की रोड पे पड़ा मिला। मोबाइल को देखकर दक्ष का अंदेशा यकीन में बदल जाता है। वो कैलाश का मोबाइल अपने हाथ में लेकर पूछता है, वहां तुम्हें कैलाश कहीं नहीं दिखा? तुमने वहां आसपास ढूंढने की कोशिश की थी? नम आंखों से नीरा बस अपना सिर हिला के ना कहती है। नीरा की हालत देखकर दक्ष समझ जाता है कि नीरा अभी बात करने की हालत में नहीं है और उससे ज्यादा सवाल जवाब करने से कोई फायदा नहीं था। दक्ष मुड़कर निकेत की तरफ देखता है। दक्ष का इशारा समझते हुए निकेत जोर से ताली बजाता है और मिनटों में वहां 8-10 गार्ड्स आ जाते हैं।
किसी राजा की तरह दक्ष उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है, अभी जाके कैलाश का पता किया जाए। निकेत, शायद तुम्हारा भाई, इस साम्राज्य का इकलौता वारिस, किसी खतरे में है। तुम्हें भी अभी जाना होगा। और हाँ, वाघ कुल के हर इंपॉर्टेंट शख्स की मूवमेंट लेके आओ। हो ना हो इसमें उन्हीं का हाथ है, और अगर ऐसा है तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। दक्ष के आदेश के साथ ही सारा हॉल चौकन्ना हो जाता है और सभी गार्ड्स निकेत के साथ बाहर निकल जाते हैं। नीरा दक्ष के पास आके कहती है, गुरुजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है नीरा। कैलाश भले ही शक्तियों में कम है, पर उसका मन उस चट्टान की तरह है जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने से घबराएगा नहीं। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मेरे कैलाश को। एक दिन उसे ही तो मेरी सारी जिम्मेदारियां उठानी है। ऐसा कहकर दक्ष अपनी बड़ी सी सिंहासन जैसी कुर्सी की तरफ देखता है। नीरा दक्ष की बात सुनकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस करती है। उसे पता था कि अभी कैलाश दूर दूर तक इस लायक नहीं है कि वो दक्ष के काम संभाल सके। उसे कैलाश की कही हुई बात याद आ जाती है। मुझे डर है कि मैं अपने डैड की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। शायद मुझ में वो बात है ही नहीं नीरा। वहीं दक्ष अपनी उस कुर्सी के पास जाके बड़े ध्यान से उसे देख रहा होता है। दक्ष की आंखों में आंसू भर आए थे। नीरा समझ जाती है कि एक बाप अपने बेटे को अपनी जगह पर बैठे देख रहा है। बड़ी सी कद काठी वाला दक्ष आज बूढ़ा दिखने लगा था। इधर घोर अंधेरे में जहां कुछ भी दिख पाना मुश्किल था, उस आदमी की बॉडी दिखाई पड़ती है जिसे कैलाश लड़ाई के वक्त बचा नहीं पाया था। इतनी ऊंचाई से गिरने से उसकी बॉडी के जैसे परखच्चे उड़ गए थे। वो कीलों वाला हथियार उसके पेट के आर पार हो चुका था। इस अंधेरे में उस मरे हुए आदमी की काया बहुत ही भयावह लग रही थी। इस जगह से दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यकीनन ये जगह ठीक उस ब्रिज के नीचे थी। उसके बावजूद यहाँ से उस ब्रिज को नहीं देखा जा सकता था। आगे थोड़ी दूर जमीन पर एक बहुत ही हल्की सी रोशनी दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी की बॉडी से निकल रही है। शायद कोई और भी वहां जमीन पे मरा हुआ पड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि कैलाश था और ये रोशनी ठीक उसी जगह से निकल रही थी जहां तक्षय ने कैलाश को पंच मारा था। उसकी जानलेवा चोट की गर्माहट अभी भी उसकी बॉडी में थी। कैलाश की बॉडी ऐसी जगह पड़ी थी जहां के अंतहीन अंधेरे में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। तो क्या दक्ष को अपने बेटे की डेड बॉडी मिल पाएगी? और नीरा के ऊपर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि कैलाश के साथ क्या हुआ? क्या यही दक्ष की उम्मीदों का अंत था? क्या तक्षय के घातक इरादों से नीरा और दक्ष का साम्राज्य बच पाएगा? कैलाश की रोमांचक कहानी में क्या होगा? अगला ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।